फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपको ऐड करनी है। लेकिन ये तीनों चीजें काफी ज्यादा कोइंसाइड करती हैं हमारे अदर सब्जेक्ट्स के साथ। लेकिन एक चीज जो जेंडर स्टडीज के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, जो वो है हमारी रियल लाइफ की एग्जाम्पल, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर कोट करूंगी। वो आप एज एन एग्जाम्पल अपने पेपर में जब क्वेश्चन उससे रेलेवेंट आता है तो वो आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। So this is the whole strategy with which we will continue our session. First, I want to discuss something regarding gender and sex. बहुत सारे बच्चे न्यू भी हैं, कुछ लोगों ने पहले से पढ़ा होगा इसमें। तो जिन लोगों ने पहले से पढ़ा होगा वो बड़ा कामली इस चीज को सुन लें। जो लोग न्यू हैं उनके लिए काफी ज्यादा हेल्प आउट हो जाएगा। सबसे पहले हम जेंडर को स्टडी ही क्यों कर रहे होते हैं? देखिए, हमें पता होना चाहिए कि जब हम जेंडर को स्टडी कर रहे हैं तो जेंडर इज नॉट व्हाट इज सेक्स। सेक्स इज समथिंग, द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, और वी स्टडी बोथ दिस मेल एंड फीमेल, दिस इज समथिंग सेक्स। और ये जो है बेटा, दिस इज बेसिकली आर बाइनरी डिवीजन। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो मेल और फीमेल से हटके बहुत सारी आइडेंटिटीज एक सोसाइटी के अंदर प्रवेल कर रही होती हैं। उनमें हमारे ट्रांसजेंडर्स भी होते हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि लेस्बियंस हैं, गेज हैं, ऐसी आइडेंटिटीज जो कि बेसिकली हमने अज्यूम की है इस चीज को नजर में रखने के बगैर। हम जेंडर को चूंकि स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या है। सो दिस इज द डिफरेंस दैट इज वेरी क्लियर, दैट सेक्स इज समथिंग दैट इज बायोलॉजिकल and gender is something that is given by society. So this is the main difference, that is on the social context what is gender. अच्छा, हम जेंडर को स्टडी क्यों करते हैं? ये तीन मेन पॉइंट है जो कि, ये चार मेन पॉइंट्स हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमने देखना है कि हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज हैं क्या। अच्छा, जहां तक इंडिविजुअल आइडेंटिटीज की बात आती है तो आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर हम मैन हैं या वुमेन हैं तो हमारी शनाख्त किन किन पहलुओं के ऊपर हो रही है। जहां तक शनाख्त की बात है तो हम देखते हैं कि वुमेन को इस चीज से जांचा जाता है या उनकी शनाख्त होती है कि वो सेंसिटिव होती है। इसी तरह से मैन को ये जांचा जाता है। दिस इज एन एग्जाम्पल, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ एग्जाम्पल है, इसके अलावा और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम कोट कर सकते हैं। जैसा कि वुमेन के बारे में ये चीज बहुत ज्यादा मशहूर है कि वो सेंसिटिव होती हैं, लेकिन मैन इमोशनली थोड़े स्ट्रांग होते हैं। अब अगर इनके उलट हो जाए, लाइक अगर वुमेन बहुत ज्यादा जो है वो इमोशनली स्ट्रांग हो जाए और मैन जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाए, तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि ज्यादा औरत बनने की जरूरत नहीं है या ज्यादा मर्द बनने की जरूरत नहीं है, बी व्हाट यू आर। सो दिस इज व्हाट द आइडेंटिटी टेल अस अबाउट। नेक्स्ट इज दैट कि हमने इसी आइडेंटिटीज के अंदर रहते हुए दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट किस तरह से करना है। जब हम दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंटरेक्शन हमारा एक सोशल कनेक्शन बन जाता है। और एक सोशल कनेक्शन जो होता है उसकी बेसिस के ऊपर हम लोगों के साथ रिलेशनशिप के अंदर आ जाते हैं। अब जब रिलेशनशिप के अंदर आते हैं तो हर इंसान कोई ना कोई रोल एज्यूम कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट शेप्स हाउ वी व्यू अदर्स। आइडेंटिटीज की बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, रोल्स एज्यूम कर रहे हैं, और उस रोल की बेसिस पे हम कोई ना कोई स्टेटस ऑक्युपाई करके बैठे हुए हैं। अब जब ये स्टेटस ऑक्युपाई करके बैठे हुए हैं तो you know that the men are the breadwinner of family. So this is the example of this कि आदमी जो है वो घर का सरबराह कंसिडर किया जाता है और ये कहा जाता है कि वो कमा कर लेकर आएगा, और औरत की जिम्मे बात है ना सिर्फ घर की बल्कि बच्चों की भी। जब ये चीजें उलट हो जाती हैं तो सोसाइटी इस चीज को कबूल नहीं कर सकती। तो ये बात आ गई जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि जेंडर इज समथिंग दैट इज सोशल। और वेट, आई एम वेरी सॉरी फॉर डिस्टोर्शन। ओके, तो जब हम रोल एज्यूम करते हैं, नेक्स्ट हमने ये देखना है जब ये रोल एज्यूम हो जाते हैं तो कोई ना कोई सिस्टम सोसाइटी के अंदर बन जाता है। अब वो सिस्टम है क्या? एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम जो हम अपने सिलेबस के अंदर पढ़ते हैं वो पेट्रियार्की होता है। पेट्रियार्की का मतलब है कि सारे के सारी पावर्स
और सारे के सारे रिसोर्सेज मर्द के पास होंगे। जब भी आपने कहीं पे चीजें एलोकेट करनी है या पावर की बेसिस पर डिसीजंस होने हैं, तो वो कहाँ पर हो रहे होते हैं? मर्द की बेसिस पर। अब यहाँ पर एक आपको रियल लाइफ की एग्जांपल अगर मैं दूं कि अगर एक लड़की ने बाहर जाना है या उसने अपनी दोस्तों से मिलने के लिए जाना है, तो सबसे पहले वो अपनी माँ से पूछती है। और माँ से पूछने का मकसद ये होता है कि वो उसके फादर से भी पूछे और उसके ब्रदर, अगर कोई भाई है तो उससे भी पूछे। तो ये एक पूरी की पूरी एक हायरार्की है जिसकी बेसिस के ऊपर अब वो अपने डिसीजन को करेगी। अब अगर इसने इजाजत दे दी है, देन शी विल गो आउट। और अगर वेट, हाँ, अगर इसने इजाजत दे दी है तो फिर वो बाहर जाएगी। और अगर भाई ने मना कर दिया है तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो बेटा ये सारी चीजें बता रही हैं कि देयर इज अ पेट्रियार्की इन अ सोसाइटी। एट द सेम टाइम इस पेट्रियार्की को स्टडी करने के लिए हम जेंडर स्टडीज पढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि इस सिस्टम की बेसिस पर कुछ स्टैंडर्ड्स और कुछ रूल्स और कुछ एक्सपेक्टेशन सोसाइटी हमें बता देती है कि इस तरह से चीजें होंगी। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप यहाँ पर भी कोट कर सकते हो। अब इसकी दूसरी एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें तो जहां तक क्लोथिंग की बात आती है तो एक स्टैंडर्ड बन गया है कि मेन जो है वो पैंट शर्ट्स वगैरह पहनेंगे। और ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई मेल जो है वो बहुत ज्यादा स्कर्ट पहनकर या गरारा या शरारा पहनकर जाए। दिस इज समथिंग ऑड इन द सोसाइटी। तो फिर वो हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से मीट ही नहीं कर रहे होते। एट द सेम टाइम जहां तक स्टैंडर्ड्स और रूल्स और एक्सपेक्टेशन की बात होती है, तो हम देखें कि ऑक्यूपेशनल चॉइसेस भी इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्यूपेशनल चॉइसेस की एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको देना चाहूंगी, वो है नर्सेस की। अब नर्सेस कौन है? नर्सेस हैं वो ज्यादातर, आपने देखा होगा कि ये शोभा किसके साथ मंसूब है? फीमेल्स के साथ। अब फीमेल्स चूंकि इमोशनली काफी ज्यादा अटैच होती हैं और वो काफी ज्यादा लोगों के दुख दर्द समझने में एक अहम किरदार अदा करती हैं, इसलिए उनको ये ऑक्यूपेशन दिया जाता है। आपने बहुत कम पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर मेल नर्सेस देखे होंगे। क्लियर? यहाँ पर हमने क्यों करना है जेंडर स्टडी को डिस्कस? ताकि हम ये चीज समझ सके कि हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज क्या हैं, उनकी बेसिस पर हम लोगों के साथ इंटरेक्ट किस तरह से कर रहे हैं, उनकी बेसिस पर लोगों में कोई ना कोई सिस्टम बन रहा है और उस सिस्टम की बेसिस पर कोई स्टैंडर्ड्स या जो है ऑर्गेनाइजेशनल रूल डिसाइड हो रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट इज दैट टेल्स अस कि हम जेंडर को स्टडी क्यों करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिए, हम आगे की तरफ मूव करेंगे। जी, एनी क्वेश्चन गाइस? ओके, आई थिंक देर इज नो क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हमने डिस्कस करना है, जो हम अगली चीज डिस्कस कर रहे हैं, हमने हिस्ट्री में देखना है कि सोसाइटी के रोल्स किस किस तरह से बनते गए और जेंडर जो है, जेंडर की पाकिस्तान में क्या इम्पोर्टेंस है। ये एक सवाल आया है जिसको हम एड्रेस करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जेंडर की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भी जेंडर में सोसाइटी है और उस सोसाइटी में रोल्स हैं और उस रोल्स की बेसिस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सो पाकिस्तानी सोसाइटी में जहां पर भी सोसाइटी होगी, जहां पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जहां पर भी कोई सोशल स्ट्रक्चर होगा, वहां पर हम जेंडर को पढ़ेंगे। क्यों? और मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स और दूसरी आइडेंटिटीज जिसमें क्वेयर थ्योरी भी आती है, वो ना सिर्फ बाहर की कंट्रीज में पाई जाती हैं बल्कि यहाँ पर भी इसका काफी ज्यादा रुझान रिसेंटली देखने में आया गया है। अब हम देखेंगे कि हिस्ट्री के अंदर जेंडर के किस किस तरह से रोल्स ऑक्युपाए हुए या जेंडर किस किस तरह से इवोल्व हुआ। यहाँ पर अगर बेस्ट एग्जांपल अगर हम देंगे तो दिस इज लाइक दैट कि जेंडर
इवोल्व किस तरह से हुआ, जेंडर का रोल। अगर हम पुराने वक्तों की बात करें तो पुराने वक्तों में जेंडर के रोल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते थे। अगर कोई काम बाहर से करने वाला है या किसी ने शिकार करके लेकर आना है, क्योंकि पहले आपको पता है कि अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा सा डिग इन करें तो हमें पता चलता है कि जब लोगों ने रहना शुरू किया इकट्ठे, तो उन्होंने क्लैंस में रहना शुरू किया, और फिर उसके बाद क्लैंस के बाद वो ट्राइब्स में रहना शुरू हुए, और ट्राइब्स के बाद फिर वो इकट्ठे हुए और उन्होंने स्टेट्स बनानी शुरू की। अब स्टेट्स का जिक्र अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो उसमें हम पॉलिस के नाम से देखते हैं। ठीक है, क्लैंस बने, ट्राइब्स बनी, स्टेट्स बनी, और फिर उसके बाद एम्पायर्स बनी। अब यहाँ पर जो ताकत का दारोमदार था वो आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा मेल के पास था, और मेल ने बहुत ज्यादा रिसोर्सेस को भी ऑक्युपाई किया हुआ था। अब ये ऐसा क्यों था कि सिर्फ और सिर्फ मेल ही है ज्यादातर जो हमें जंगों में भी नजर आ रहे हैं, मेल ही ऐसे जो कि रिसोर्सेस को भी ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो गाइस, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिलीजन, दिस इज बिकॉज ऑफ द कल्चर, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत सारे रिलीजन, अगर हम इस्लाम की बात करें, हमारा रिलीजन जो है वो इस्लाम है, उसमें मर्द को सरबराह कहा गया है और औरत को चार दीवारी के अंदर एक हीरा कहा गया है। अब यहाँ पर भी जेंडर के रोल अज्यूम हो गए, क्योंकि मर्द सरबराह है। आप ये देखें कि वो कमा कर लेकर आएगा तो रिसोर्सेस तो उसी के पास होंगे। एट द सेम टाइम अगर औरत एक घर के अंदर डील कर रही है या घर के अंदर वो सारे बच्चों को पाल रही है, तो उसके इमोशंस तो डेवलप होंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो तो इमोशंस के साथ हम ट्रीट करते हैं। हम बच्चे तो नहीं जान रहे होते हैं ना, वो मुंह की या कह लें जो लफ्जों की जुबान है वो तो नहीं जान रहे होते हैं, वो इमोशंस की जुबान जान रहे होते हैं। आपकी बहुत बेहतरीन मैं एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूंगी कि छोटा सा 3 साल का या 4 साल का बच्चा होगा, आप उसको बहुत ज्यादा हंसते जाए ना और आप हंस के नहायत ही जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दें, तो आप यकीन करें कि बहुत कम बच्चे होंगे जो रोएंगे। आपके फेस के एक्सप्रेशंस और इमोशंस को देखते हुए वो बच्चे उसी तरह से रिएक्ट करते जाएंगे। सो दिस इज समथिंग दैट इज कनेक्टेड विद द इमोशंस। और अब यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दी उसकी बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर रोल किसके अंदर एम्बेडेड है, रिलीजन के अंदर, जो हमने जहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ी इस्लाम की। एट द सेम टाइम कल्चर की जब एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल एरा जो था उसमें एक कल्चर डेवलप हुआ हुआ था जिसमें ज्यादातर जो बाहर के काम होते थे वो मर्दों की जिम्मेदारी होते थे, और घर के काम जो है वो एक औरतों की जिम्मेदारी होते थे। इस पिक्चर के अंदर आपको रोल्स बहुत ज्यादा क्लियरली नजर आ रहे होंगे। देखिए कि एक औरत है, उसने ज्यादातर ये देखिए कपड़े पकड़े हैं या बच्चे को संभाला हुआ है, और अगर मर्द की बात करें तो ये बहुत पुराने जमाने की पिक्चर है। तो इसके पास ये वाला जो है इंस्ट्रूमेंट, दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, और इसका मतलब है कि उसके जिम्मे काम जो है वो खेती बाड़ी करना और बाहर की चीजें लेकर आना, या जो है उगाना, कल्टीवेट करना, और एट द सेम टाइम लाइवलीहुड जो है वो लेकर आना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो हो गई हमारी हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हिस्ट्री इवॉल्व होती है, वो एक जगह पर कायम नहीं रहती। तो फिर देखें कि नेक्स्ट किस तरह से चीजें इवॉल्व होना शुरू हुई, जब औरतों ने देखा कि हमारे पास जो है वो जितने भी रोल सोसाइटी ने हमें दिए हैं वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हैं। और चूंकि वो बहुत ज्यादा लिमिटेड रोल है, उनका सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा कम है, और कंट्रीब्यूशन कम होने की वजह से उनके पास रिसोर्सेस भी कम है। एट द सेम टाइम दे स्टार्टेड टू शाउट आउट फॉर देयर राइट्स। अब यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर भी आपको ये चीज बहुत क्लियरली नजर आ रही होगी कि हाउ दे स्टार्टेड टू शाउट आउट फॉर देयर राइट्स। अब यहाँ पर आपको पता है कि जब लोग अपने राइट्स के लिए बोलना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में प्रोटेस्ट होते हैं। एट द सेम टाइम जब एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने तक वही बात चलती चली आ रही होती है तो बेटा उसको नाम देते हैं मूवमेंट का। मूवमेंट का मतलब है कि चीजें बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही हैं, और ऑर्गेनाइज्ड वे में चलने के साथ साथ हर कोई अपने राइट्स डिमांड कर रहा है। अब ये राइट्स कौन से राइट्स हैं? इन राइट्स को हम जरा डिटेल से देख लेते हैं कि वो चाहते थे कि हमें वुमेन सफ्रेज मिले, वो चाहते थे कि
हमें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिले। पहले वक्तों में एजुकेशन इतनी ज्यादा औरतों के लिए आसान नहीं होती थी, क्योंकि उन्होंने घर ही संभालना होता था, तो उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। अब आजकल आप देखते हैं कि हम सोसाइटी के अंदर स्लोगन भी बुलंद हुआ है कि पढ़ी लिखी माँ ही बच्चों की तरबियत भी अच्छे तरीके कर सकती है और वो पढ़ा लिखा माशरा बना सकती है। एट द सेम टाइम दे स्टार्टेड टू शाउट आउट फॉर द वर्क प्लेस इक्वालिटी। ये स्लाइड कंप्लीट कर लूं, देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। अब दे स्टार्टेड टू डिमांड वर्क प्लेस इक्वालिटी, और इक्वालिटी क्या है कि यहाँ पर हमें सैलरीज भी इक्वल मिले। आप देखते हैं कि पहले जमाने में एक फैक्ट्री के अंदर अगर मर्द काम कर रहे हैं और औरतें उसके मुकाबले में काम कर रही हैं, तो औरतों को उतनी सैलरी नहीं मिलती थी, बल्कि 1/4 मिलती थी। अब जहां तक 1/4, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मर्द को 100 रुपया मिल रहा है तो औरत को उसी काम के 25 रुपए मिल रहे हैं, तो ये एक नाइंसाफी है, जिसको डिमांड किया फिर औरतों ने अपनी मूवमेंट के अंदर। और ये मूवमेंट ज्यादातर 19th सेंचुरी और अर्लियर 20th सेंचुरी में होती गई। इन मूवमेंट की कल्मिनेशन या इंतहा तब पहुंची जब 1920 के अंदर आप देखते हैं कि 19वीं अमेंडमेंट या 19वीं तरमीम एक आप देखें कि अमेरिकन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट हुई, 19वीं अमेंडमेंट, और वहां पर वोटिंग राइट्स दिए गए। ठीक है, उन वोटिंग राइट्स को बोलते हैं सफरेज, वुमेन सफरेज राइट। एट द सेम टाइम दे वांटेड टू डिसमेंटल द लिमिटेशन प्लेस्ड ऑन वुमेन्स रोल्स एंड एस्पायरेशन। इसका मतलब है कि वो चाहते थे कि हमारे रोल सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ना रखे जाएं, घर तक महदूद ना रखे जाएं, बल्कि वो रोल्स हमारे सोसाइटी के अंदर भी कंट्रीब्यूशन में डाल दिए जाएं। फॉर एग्जाम्पल दे वांटेड कि ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएं जो कि औरतें साथ ही साथ डील करेंगी, वो घर भी देख लेंगी, लेकिन वो चाहती हैं कि हमें कमाने के लिए जराए भी मिले, हमें तनख्वाहें भी मिले, और इसी तरह से उनको वर्क प्लेस इक्वालिटी मिले और वुमेन सफरेज के अंदर उनको इक्वालिटी हासिल हो जाए। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगी, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा, व्हाट इज वुमेन सफरेज? बेटा, वुमेन सफरेज इज द राइट टू वोट। इसका मतलब है, मैंने भी आप यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि दे वांटेड द राइट टू वोट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि फिर जब बात हुई मेल और फीमेल के तनाजे की, और उन्होंने कहा फीमेल्स, हमें मेल्स के मुताबिक राइट्स चाहिए, तो यहाँ पर तो उनको राइट्स मिलना शुरू हो गए। लेकिन फिर बात आती है इंटरसेक्शनैलिटी की। इंटरसेक्शनैलिटी में गाइस ऐसी ऐसा तजाद जिसकी बुनियाद रिलीजन हो, जिसकी बुनियाद क्लास हो, जिसकी बुनियाद एथनिसिटी हो, जेंडर हो, एज हो, कल्चर हो, डिसेबिलिटी या सेक्सुअलिटी। अगर हम रिलीजन लें तो यहाँ पर मैं आपको बेहतरीन एक एग्जांपल दूंगी, दैट इज हिंदुइज्म की। हिंदुइज्म के अंदर आपको पता है कि 4 कास्ट सिस्टम है। फर्स्ट कास्ट जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन समझी जाती है वो है ब्राह्मणस, ब्राह्मण्स। एंड नेक्स्ट जो कि बहुत ज्यादा लोअर कास्ट है वो है शूदर्स। अब शूदर्स जो है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, उसको उस तरह से राइट्स नहीं मिल रहे जो यहाँ पे ब्राह्मण्स के अंदर वुमेन को भी मिल रहे हैं। तो फर्क क्या आ रहा है? फर्क आ रहा है, एक तजाद क्रिएट हो रहा है, कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा है इन 2 कास्ट का। ठीक है, तो इस चीज को सबसे पहले या प्रोमिनेंट जो है इस चीज का इजहार किया किम्बरले क्रैनशॉ ने। अब किम्बरले क्रैनशॉ का जब जिक्र आता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, या एक इम्पॉर्टेंट एमिनेंट है, या एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर है, जो कि जेंडर स्टडीज में इंटरसेक्शनैलिटी के हवाले से जानी जाती है। चूंकि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब हम जेंडर स्टडीज पढ़ते हैं तो हमने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कोट नहीं करने हैं, हमने देखना है कि एमिनेंट्स कौन से हैं, स्कॉलर्स कौन से हैं, और कोटेशंस कौन सी हैं। उन कोटेशंस का भी आगे जिक्र इंशाल्लाह आएगा। अब किम्बरली क्रेंशा ने कहा कि हमें चाहिए कि हम
इक्वल बेसिस पे लोगों को राइट्स थे, और क्लास या रिलीजन की बेसिस पे एक बंदे के राइट को दूसरे बंदे के राइट के साथ जो है एक बंदे के राइट को महरूम ना करें उस राइट से जो कि दूसरे बंदे को मुहैया है। यहाँ तक आपको बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा उर्दू में समझा रही हूँ। अगर आपको बात यहाँ पर समझ नहीं आई तो हम इस पे मजीद भी डिस्कशन कर सकते हैं, आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट देयर इज अ पोस्ट कॉलोनियल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव। जहाँ पोस्ट कॉलोनियल की बात आती है तो ये वो एरा है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 1947 के बाद का एरा है। चूंकि अंग्रेज यहाँ पर चले गए, बाद लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन यहाँ पर अपनी अंग्रेजी छोड़ गए। ना सिर्फ वो अंग्रेजी छोड़ के गए बेटा, बल्कि वो कल्चर भी छोड़ के गए। वो कल्चर छोड़ने के साथ साथ वो यहाँ पर रोल्स और जो रूल्स हैं वो भी यहाँ पर छोड़ के चले गए, और उनकी बेसिस पर भी जेंडर जो है उसने रोल्स एज्यूम करके रखे हुए हैं। नाउ दिस इज द पिक्चर दैट वाज टेकन और दैट रिप्रेजेंट द एरा ऑफ द कॉलोनियल एरा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वुमेन इज बिजी इन cooking, women is busy in some house chores. At the same time, the man is not here and the women are taking care of children as well. So ये तस्वीर इस चीज को बहुत क्लियरली बताती है कि जेंडर रोल जो कॉलोनियल एरा के अंदर थे उसने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया हमारे पोस्ट कॉलोनियल एरा को। अब पहले हमने क्या पढ़ा कि हिस्ट्री किस तरह से ज्यूम हुई। सबसे पहले जो है वो रिलीजन की बेसिस पर और कल्चर की बेसिस पर, और फिर उसके बाद वो इवोल्व होना शुरू हुई। जब लोगों ने ये देखा कि हमें इक्वल राइट्स नहीं है, दे स्टार्टेड टू हैव मूवमेंट्स, और फिर उसके बाद जब मूवमेंट्स भी कामयाब हो गई तो उन्होंने देखा कि चूंकि एक औरत को मर्द के मुताबिक हकूक मिल तो गए हैं लेकिन इंटरसेक्शनैलिटी अभी तक बरकरार है। ठीक है, फिर इस तरह से हुआ, और फिर एरा आ जाता है हमारा पोस्ट कॉलोनियल, जिसमें हम कॉलोनियल एरा की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। एट द सेम टाइम द नेक्स्ट एरा इज दैट जब आपने देखा कि रिलीजन की बेसिस पर भी लोगों को राइट मिल गए और कास्ट या कल्चरल बेसिस पर भी लोगों को राइट मिल गए, तो फिर लोगों ने देखा कि ट्रांसजेंडर्स और नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज, नॉन बाइनरी, अब मैंने आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया था कि बाइनरी आइडेंटिटीज होती क्या है। बाइनरी आइडेंटिटीज होती हैं मेल एंड फीमेल। जब नॉन बाइनरी की बात आती है तो इसमें ट्रांसजेंडर्स भी आ जाते हैं, इसमें लेस्बियंस भी आ जाते हैं, इसमें गेज भी आ जाते हैं। एट द सेम टाइम इसमें क्वेयर थ्योरी भी आ जाती है। क्वेयर थ्योरी को हम बहुत ज्यादा डिटेल से डिस्कस आगे करेंगे, इसलिए ये वाला टॉपिक जो है दिस इज अ सेपरेट एंड डिटेल्ड टॉपिक। अब जब हिस्ट्री में आगे बात शुरू होती है तो हम ये देखते हैं कि अब लोगों ने राइट्स भी डिमांड किए। दे वांट नॉन बाइनरी राइट्स एज वेल, दे वांट द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स एज वेल। तो फिर ये चीज के बारे में सोचा गया कि चूंकि जेंडर के बारे में बहुत ज्यादा बात हो गई है तो नाउ हमें चाहिए कि हम उसे एक किताब की शक्ल दे दें या हम उसे एक कोर्स की शक्ल दे दें, ताकि जो भी इस रिलेटेड चीजें जो हम पढ़ चुके हैं वो सारी की सारी एकेडमिक डिसिप्लिन जिसको जेंडर स्टडीज का नाम दिया गया उसके अंडर हम डिस्कस कर लेंगे। So this is something, the evolution of gender studies as a subject. Clear? Moving forward. अगर हम एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल फिगर और सबसे पहले काम करने वाली जो थी वो थी मेरी वुllstonecraft। मेरी वुllstonecraft का जिक्र हर जगह पे आएगा क्योंकि उसने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी, उसका नाम था विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, विद स्ट्रक्चर ऑन द पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट that was written in 1792. So this was the first time, very first time when the gender studies was discussed in a book. And that gender studies which was discussed in the book, so it is known as the first book that was written on gender studies. तो ये आपको काफी ज्यादा पता होनी चाहिए और ये बात आप भूल के पी लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि अगर हायर एजुकेशन की तो हायर एजुकेशन 1973 में इंट्रोड्यूस करवाया गया सबसे पहले यूएस और यूरोप में।
अब बात करते हैं हम पाकिस्तान के अंदर जो जेंडर स्टडीज है वो कब कब इंट्रोड्यूस करवाया गया। पाकिस्तान के अंदर जब कहीं पे भी जेंडर स्टडीज का स्टेटस इवॉल्व होना होता है, या कहीं पे भी जेंडर स्टडीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना होता है, या जेंडर स्टडीज नहीं, आप किसी भी कोर्स की बात कर ले, तो बेटा सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट डेवलप की जाती है, क्योंकि जब भी काम होते हैं तो सबसे पहले उसका इनिशिएशन जो है वो गवर्नमेंट करवाती है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आप ये देखें कि कोर्सेज शुरू होते हैं, और वो कोर्सेज की इब्तदा जो होती है वो एमए से होती है, और इंतहा जो होती है आप ये देखते हैं कि पीएचडी से होती है। अब हम ये सारे के सारे एवोल्यूशन देखेंगे कि पाकिस्तान में कब कब हुई और किस किस तरह से हुई। ओके, ग्रेट, लेट मी टेक योर क्वेश्चंस। वुमेन के ऊपर बात किस सेंचुरी में स्टार्ट हुई? 19वीं और 20वीं सेंचुरी में वुमेन के ऊपर बात स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले बाइनरी बातें होती थी, मतलब मेल और फीमेल की आपस में इक्वल राइट्स की बात होती है। जब यहाँ तक ट्रांसजेंडर्स की बात है तो ये थर्ड वेव ऑफ जो है वो फेमिनिज्म का हिस्सा है, जो कि बात हुई थी 1960s में। ओके, New Zealand gave women right to vote first in 1893. 1893 is the 19th century. ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज दैट के आप लोगों के क्वेश्चंस मैंने एड्रेस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस किस तरह से चीजें इवॉल्व हुई। जब पाकिस्तान की बात आती है तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हुई 1989 में। फिर उसके बाद इस मिनिस्ट्री ने एक प्रोजेक्ट का स्टार्ट किया जिसकी बेसिस पर उसने कोर्स स्टार्ट करवाने थे, और उस कोर्स की मद में पहला जो एमए स्टार्ट किया गया वो 1996 में स्टार्ट किया गया, और फिर उसके बाद 2002 में जो है वो सेंटर इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसके अंदर एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम डिटेल से पढ़ाए गए। 2004 की जब बात आती है तो फिर यहाँ पर फर्स्ट ईयर ऑनर्स लेवल पर जेंडर स्टडीज इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। ठीक है, तो ये आपने डेट जो है 1989, 1996, 2002, 2004, you have to memorize these dates. Moving forward, 2007 के अंदर पहला 4 साला प्रोग्राम लॉन्च हुआ। 2010 के अंदर यही प्रोग्राम जो एमए के अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे वो इवनिंग में इंट्रोड्यूस करवाए गए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। अब आप ये देखते हैं कि अगर हम सीएसएस के अंदर जेंडर स्टडीज की बात करें तो आप देखें कि 2016 का जो सिलेबस था, जो फर्स्ट सिलेबस आया था, तो तब पहली दफा जेंडर स्टडीज का कोर्स एज अ सब्जेक्ट सीएसएस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया इन ऑर्डर टू एनहांस इट्स इम्पोर्टेंस, जो कि स्टार्ट हो चुकी थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जो है वुमेन डेवलपमेंट के बाद। अच्छा, अब जो है इवनिंग प्रोग्राम के अंदर इनोवेटिव कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करवाए गए और सेमिनार्स भी ऑफर किए गए। यहाँ पर रिसर्च भी होती थी, टेक्निकल ट्रेनिंग भी होती थी, और सपोर्ट ग्रुप भी थे। सपोर्ट ग्रुप में एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप एनजीओ का ग्रुप भी है जो कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल के हक में भी बोलता है, और नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज जिसे बोलते हैं ट्रांसजेंडर, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और भी बहुत सारी है, तो ट्रांसजेंडर भी डिस्कस हुए। आगे चलते हैं तो 2002 के अंदर एमफिल के जो प्रोग्राम थे उसमें जर्नल भी प्रोड्यूस करवाया गया। जर्नल एक ऐसा किताबचा होता है जिसमें हर एक खास एरिया और खास तरह की रिसर्च होती है, और उस रिसर्च को पढ़ने वाले जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो उनको एज अ बुक या एज अ स्मॉल बुक वो चीज प्रोवाइड हो जाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में अब भी जेंडर स्टडीज का कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। जो दूसरी यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो उसमें देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, व्हाट इज FJW, दैट इज फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट जब बात आती है वो आती है काजम यूनिवर्सिटी की लम्स और नस्ट के अंदर भी इसके कोर्सेज हैं जो आप को प्रोवाइड करते हैं कि आप बीएसपी के अंदर कर सकते हैं और एमएस भी कर सकते हैं। अब
जब हम बात कर लेते हैं, अब ये जो सारी मैं आपको डिटेल्स या टाइमलाइन से चीजें बता रही हूँ, तो आप ये देखें कि जब भी किसी भी खास एरिया के अंदर कोई भी खास डेवलपमेंट होती है, तो हमने हमेशा से पढ़ना है उसका क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या होता है कि कुछ लोग उस चीज को इनहांस करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम कोई ऐसा ग्रुप उठता है जो कि उसके अगेंस्ट काम कर रहा होता है, उसको वो चीज पसंद नहीं आती है, उसके उसमें उसको खामियां नजर आती हैं। तो दैट इज द क्रिटिसिज्म। आपने अक्सर ये कोट भी सुना होगा कि आप एक ही वक्त में सभी लोगों को खुश नहीं रख सकते। क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज देयर, सो वी शुड एम्ब्रेस इट। ठीक है। अच्छा, अब इसके जो क्रिटिसिज्म पाकिस्तान के अंदर जो स्टेटस है उस पे क्रिटिसिज्म देखें, तो वो कहता है कि इंडिजीनियस फोर्सेस आर रिक्वायर्ड rather than peculiar to पाकिस्तानी सोसाइटी। इंडिजीनियस फोर्सेस का मतलब है कि कल्चर है, क्योंकि आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक कल्चर नहीं है, बहुत सारे कल्चर है, तो उन कल्चर्स के अकॉर्डिंग हमें चीजें इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए कि बलोच कल्चर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें एड्रेस करना है। पंजाबीज में कुछ ऐसी चीजें हैं, अंदरून लाहौर के कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं जेंडर को भी, और इसके अलावा मेल फीमेल की आपस में डिवीजन को बहुत ज्यादा वाजे कर देते हैं, तो उनको भी हमने डिस्कस करना है। फिर हम ये देखते हैं कि जितना भी कोर्स पढ़ाया जाता है ना, इसमें हम सारी के सारे फॉरेन आर्टिकल्स पढ़ते हैं। फॉरेन आर्टिकल्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि नेटिव राइटिंग ही नहीं है, कोई ऐसा बंदा ही नहीं है, कोई ऐसी तहकीक हुई ही नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर फोकस कर सके। डर्ट का मतलब होता है कमी होना किसी भी चीज की। नेक्स्ट इज दैट नीड टू इंक्लूड इस्लामिक फेमिनिज्म। आप ये देखते हैं कि हम चूंकि एक पाकिस्तानी कंट्री जो है दैट इज बेस्ड ऑन इस्लाम और रिलीजन इज इन इट्स बेसिस, तो हमें इस्लामिक फेमिनिज्म इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। इस्लामिक फेमिनिज्म क्या है? इस्लामिक फेमिनिज्म का मतलब ये है कि औरतों को या दूसरे लोगों को जो हुकूक मिलते हैं वो इस्लाम भी उनको हुकूक देता है, और इस्लाम उनको बेसिकली बुनियादी हकूक के नाम से नाम देता है। तो ये सारे बुनियादी हकूक सिर्फ एक खास बंदे के ऊपर या एक खास मर्द के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे होते, वो सब सभी सोसाइटीज के ऊपर इक्वली अप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है। अब आप ये देखते हैं कि एमए प्रोग्राम स्टार्ट तो हो गया पीयू के अंदर, लेकिन वो उसका लोकल कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, लैक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है यहाँ पर, और एकेडमिक फेमिनिज्म और वुमेन मूवमेंट के साथ कोई लिंक नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम वुमेन मूवमेंट की बात करें, तो आप ये देखते हैं कि औरत मार्च जो है, जो पाकिस्तान के अंदर अमेंडमेंट आजकल चल रही है, that is related to पाकिस्तान मूवमेंट, लेकिन इसके ऊपर कोई एकेडमिक फेमिनिज्म के ऊपर कोई टॉपिक नहीं लिखा या कोई आर्टिकल इस तरह से बहुत ज्यादा क्लियरली या बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हुए थे। तो वी नीड टू एड्रेस ऑल दीज इश्यूज एट द सेम टाइम। जो सारी की सारी वुमेन मूवमेंट होती है, आप ये देख रहे होते हैं, वो एनजीओ ही चला रही होती है। ज्यादा जो हमारे स्टार्ट हुए हैं एमए के प्रोग्राम, उसके आप देखेंगे जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है जिसमें रिसर्च की जाती है, उस रिसर्च में खास अवाम जो है वो एंटर किया गया, और फिर उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि आप उसका डाटा स्पेसिस के अंदर डालते हैं, और फिर उसमें खास रिजल्ट्स निकलते हैं, और फिर वो खास साइकिल के अंदर होने वाले किसी भी वाक्य को या किसी भी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही होती है वो रिसर्च। लेकिन ये रिसर्च तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट चलाई जा रही होती है, और मूवमेंट एनजीओ चला रही होती है। अब एनजीओ जो है अभी सारी की सारी इकट्ठी काम नहीं कर रही होती, किसी के कुछ मकासद है, किसी के कुछ मकासद है, फंड्स की भी बहुत ज्यादा कमी है। अगर हम ये चीजें नेक्स्ट हम ये सारी चीजों को काउंटर कर भी लेते हैं, और ये सारी हमें जो है पढ़ भी लेते हैं, हमारे पास जो है नेटिव राइटिंग आ जाती है, लेकिन कोई एक्सपर्ट जॉब्स है मार्केट के अंदर, जो जेंडर स्टडीज का बीएस किसी ने किया। आप ये देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसकी कोई जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है। तो वी नीड टू एड्रेस दिस इशू। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके मुताबिक जॉब्स भी इंट्रोड्यूस करवाएं। सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट इज दैट कि हमने देखना है जो ज्यादा मूवमेंट जो है वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज वगैरह चला रही हैं। अब इन एनजीओज या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कोई नाम है तो हमें पता होनी चाहिए ना। पाकिस्तान के हम जेंडर स्टडीज पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट है इस्लामाबाद में,
और मिलिट्री जो वुमेन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो बना हुआ है सिंध में। इसके अलावा सेंट जॉनसन यूनिवर्सिटी है जो एनजीओ का बहुत ज्यादा काम कर रही है, जो पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर्स है और रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है। एट द सेम टाइम देयर आर सम एनजीओज जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए डाली है, so that जब आप क्वेश्चन के आंसर लेते हो तो आप कोई भी एग्जांपल लिखते हो तो आप ये कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ रेप केस, तो आप ये लिखेंगे वॉर अगेंस्ट रेप इंस्टीट्यूट इज वेरी मच एक्टिव इन दैट and that has played a very important role. And now this is our spices जो कि हमने ऐड कर करेंगे एक पेपर के अंदर, और आपने एग्जामिनर को बता दिया है कि आपको ना सिर्फ रिसर्च का पता है बल्कि आपको ये भी पता है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के अंदर है या नहीं। नेक्स्ट इज हेल्थ ओरिएंटेड प्रिवेंशन एजुकेशन, जिसको बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट और फिर इसके बाद ये आप बायोलॉजी की जो है फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट अगर बात की जाती है दैट इज फेमिनिज्म। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेरी पेस बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं है, आप लोगों को चीजें ठीक तरीके से समझ में आ रही हैं? काइंडली कंट्रीब्यूट करें, मुझे ऐसे में सुना करवाएं कि मैं हवाओं से बातें कर रही हूँ। जितने भी लोग हैं तो इस चीज को एड्रेस करें, मेरे क्वेश्चन के हैं। Okay, that's very good. Your response is good. Alhamdulillah. Okay, next बात की जाती है feminism की, तो what is the feminism? Guys, feminism is basically demanding for the rights. अब जब यहाँ पर फेमिनिज्म की बात होती है तो आप ये देखें कि इसमें कोई ना कोई सोशल या पॉलिटिकल मूवमेंट्स होंगी। फेमिनिज्म में अब जब आप बहुत ज्यादा फेमिनिज्म की तरफ करते हैं जेंडर स्टडीज के अंदर, लेकिन उसका मतलब किसी को नहीं पता। फेमिनिज्म का मतलब होता है कि यू आर डिमांडिंग योर राइट्स, आप डिमांड कर रहे हैं राइट्स, ठीक है। लेकिन वो आप ये देखिए जब हम फेमिनिज्म की लाइन पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे राइट्स को आप किस तरह से डिमांड कर रहे हैं। आपका वे क्या है, दैट इज द टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। कि अब बहुत सारे लोग जो है फेमिनिज्म और मूवमेंट के अंदर काफी ज्यादा मिक्स हुआ होता है, कहीं उनको समझ नहीं आ रही थी कि फेमिनिज्म क्या है और जो वेरिएंट्स हैं फेमिनिज्म वो क्या है। अब इस चीज को हम इसका डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। जब फेमिनिज्म की बात आती है तो इसका मतलब है कि आप किस तरह से डिमांड की कर रहे हो अपने राइट्स की। जब हम मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं या हम वेव्स की बात कर रहे हैं तो वो एक खास एरा होता है जिसके अंदर लोग अपने राइट्स को डिमांड कर रहे होते हैं, और वो खास एरा एक डिफरेंट तरह के राइट को डिमांड हो रहा होता है। फर्स्ट वुमेन की डेट की बात करें तो उसमें ज्यादातर पॉलिटिकल राइट्स थे और ज्यादातर हम चाहते थे कि हमें इक्वल राइट्स मिले, ठीक है। और अगर हम सेकंड वेव फेमिनिज्म की बात करें तो उसमें जो है आपने पढ़ा है कि उसमें क्रॉस सेक्शनैलिटी की बात होती है, एक कास्ट सिस्टम को देने हैं, क्योंकि अब ये बात है 1960s में और 1960s में आप ये देख रहे हैं कि सिविल राइट मूवमेंट चल रही थी। इसका मतलब है सिविल राइट मूवमेंट है कि रेसेस है ना, ब्लैक और वाइट जितनी भी रेसेस चल रही हैं वो आपस में उनके राइट्स हैं वो इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप अभी इतना याद रखिए अभी के लिए कि फेमिनिज्म है क्या और हम किस तरह से माने राइट्स कौन से राइट्स माने करें, और एरा जो वेव्स है दैट इज क्लियरली एरा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे फेमिनिज्म क्या है। क्या फेमिनिज्म एज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट जो दो चीजों पर रेस्ट करती है, ये दो चीजें की बुनियाद है। फर्स्ट बुनियाद ये है कि वुमेन जो है वो डिसएडवांटेज है बिकॉज ऑफ देयर सेक्स, मतलब उनको इसलिए राइट नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो वुमेन है। अगर वो मर्द होती या वो लड़का होती तो बड़े आराम से जाने की भी परमिशन होती घर से, जैसे मर्जी घूम फिर सकती होती। अब ना यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ज्यादातर जो होती है ना बात लड़के मैं लड़का होती ना ऐसे करते हैं, तो मतलब है कि वो अपने आप को इस चीज को डिफाइन करेंगे कि उन बेसिस ऑफ सेक्स वो हैव डिसएडवांटेज, उसमें राइट्स हासिल नहीं है।
अब सेकंड ये बात है, दूसरी बात ये है कि जिस डिसएडवांटेज को मिल रहा है वो ओवरफ्लो हो जाना चाहिए, मतलब खत्म हो जाना चाहिए। एक तरफ वो बता रहे और एक तरफ वो डिमांड करी अपने राइट की, ठीक है। बात लोगों ने हमने कई डिमांड राइट्स को दे दिए, क्योंकि मतलब चाहिए है कि वो बेस अपने राइट्स को डिमांड करेंगे, ठीक है। अगर हम सर्टेन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो बताता है कि मैन जो है हमेशा सोसाइटी के अंदर सिमरे में रही है, और वो औरत सब्जुगेट करता है। सब्जुगेट करने का मतलब होता है औरत को सप्रेस कर रहा है, उसके राइट्स को खत्म कर रहा है बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर। नाउ फेमिनिज्म हैज स्टेटेड द नंबर ऑफ व्यूज एंड डाइवर्जेंट पोजीशंस। अब हम बात करते हैं, अब ये यहाँ पर बात करना चाह रहा है कि फेमिनिज्म जो है वो तरह से डिफरेंट लोगों ने एक्वायर की चीजें। फर्स्ट बेस है दैट इज द रेवोल्यूशनरी वे, सेकंड बेस इज द रिफॉर्मिस्ट वे। रेवोल्यूशनरी का मतलब है एकदम सारे राइट्स की डिमांड कर देना। और ये क्या कहना है कि पहला सिस्टम है ना वो है ही नहीं थी, उसको खत्म ही कर दें हम, और हम एक न्यू सिस्टम लेकर आए। नो दिस इज रेवोल्यूशनरी वे। रिफॉर्मिस्ट का बात है कि पहला सिस्टम ही है, लेकिन हम सिस्टम को अगर थोड़े से या ग्रेजुअली उसको यूज करते हैं तो दैट इज द रिफॉर्मिस्ट वे, जो कि फेमिनिज्म तैयार कर लिया है। गाइस यहाँ पर गाइड मैंने बताया था कि मैं कोर्स बताऊंगी। सो चीजें जेंडर साइड है और नौकरी दे रेड और सही होगी, सारी आपको होंगी जो कि आपके पेपर में गुड मार्क्स को टच करेंगी। ये मैंने बताया था कि मेरे जेंडर स्टडीज में बहुत अच्छे लिखे भी थी कि मैंने ना सिर्फ चीजों को एक्सप्लेन बहुत एक्सप्लेन करके दिया सेम टाइम मैंने काफी ज्यादा एंटर किए और बहुत ज्यादा नाउंस के एंटर किए थे, और एट द सेम टाइम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हम आगे पढ़ेंगे जाते थे वो भी कहा मैंने यूज किए थे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या है कि फेमिनिज्म नॉट अबाउट मेकिंग वुमेन स्ट्रांग. Women are already strong. It's about changing the way words see different. इसका मतलब है कि पहले ही औरतें गई नहीं कि औरतें मजबूत नहीं है, औरतें मजबूत हैं, बहुत मजबूत है, लेकिन ये देखने हमारी नहीं मजबूत कोई तो लोग या दुनिया देख तरह से है। हमारी क्या क्या लोग सही नहीं इसलिए बच्चे पैदा करती है या सिर्फ हमारी संभालती है, नहीं हम फाइटिंग के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं, हम डेवलपमेंट में किरदार अदा करते हैं। सो दिस इज वेरी गुड कनेक्टेड। नाउ नेक्स्ट बात ये है, अब फैमिली में राइट कौन से मिलेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। क्या कौन किस तरह से वे यूज कर रहे हैं, हम देख कि मैन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, हम ह्यूमन हैं सिर्फ we are not for the man layer, we are not for the home, we are not for child rearing, we are not for the home, but we also want to have some big right. They wanted to achieve the women's rights, they wanted equality in education and jobs, and they want to legalize abortion. Now this is something related with the Western society, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारा हमसे बच्चे हैं, बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट हम डिस्टेंस राइट बात करेंगे, लेकिन रिलेशनशिप और अबॉर्शन में काफी ज्यादा लोग जो है क्वेश्चन रेज करते हैं, वी आर नॉट स्टडीइंग इस्लाम। हमने लिटरेचर पढ़ लिया है कि इस्लाम में हमने इन्वॉल्व किया ही है, इसीलिए तो हम पीछे हैं। अब यहाँ पर ये बात सारे लोग कर रहे हैं 20वीं सदी में और 20वीं सदी में जो फैमिली स्टार्ट हुआ, तो वो क्या चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि फीमेल बच्चेस हो, इक्वालिटी हो, जॉब एंड एजुकेशन में, लीगलाइजेशन ऑफ अबॉर्शन हो, और अनहेल्दी मेडिकल न्यूट्रिशन को कम किया जाए। तो व्हाट इज द फीमेल न्यूट्रिशन, इसको आप रिसर्च से the change in women's sensitivity की वजह से women में काफी ज्यादा health problems face करनी पड़ी personally. Next is abolition of restrictive और demeaning support. मतलब ये कि आप women चाहती हैं कि अगर हम जो है ऐसे ड्रेस कोड फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारा दे दें कि कमर्शियल
आती हैं जिसमें ज्यादा वुमेन को ही दिखाया जाता है, तो दे वांटेड टू एंड दिस। ये कहते हैं कि हमें रेस्ट्रिक्टेड रोल्स नहीं मिलने चाहिए। अब मेल भी तो कर सकते हैं ना, अगर बहुत ज्यादा कोई चेहरे को हार्ड वाली क्रीम है तो वो फीमेल ही क्यों करेगा इनका इस्तेमाल, वो मेल भी तो करते हैं। अब ये देखें कि हमने आप देखते हैं कि ये चीजें काफी ज्यादा चेंज होना शुरू हो गई है, बोल होना शुरू हो गई है। मूविंग फॉरवर्ड, हम एक किस्म पढ़ने लगे हैं, दैट इज लिबरल फेमिनिज्म। अच्छा, गाइस आई वांट यू टू डिसाइड कि हम लिबरल फेमिनिज्म करें या ये लड़कियां करें, और हम लिबरल फेमिनिज्म और बाकी की सारी जितनी भी हमारी खेले के टाइप्स हैं फेमिनिज्म की, वो एक ही लेक्चर में एक ही गो में कर रहे हैं। अब आप लोग पढ़ने के लिए बात आए। ओके, आप लेक्चर एंड जगह लिए, लेकिन अभी पढ़ाया है, समझ आया है? जी सर, बताइए क्या क्वेश्चन आपका। मैम पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? नॉर्मली ये ना पेपर में क्वेश्चन आप लोगों को मैं पेपर के साथ डिस्कस करूंगी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन जैसे नहीं आ रहा है, पेपर में ज्यादातर कोई पेपर का समझ तो बता दें या वो लिबरल, तो हम सारे पास पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे, जितने भी पास पेपर्स हैं ना वो सारे हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, टाइप शीट डिस्कस इन वन, वेरी गुड, समझ आ गया है। Okay, next is liberal equality और radical discrimination डिमांड करते हैं। ये हम लिबरल और रेडिकल जो फेमिनिज्म है इसको डिस्कस करेंगे। Ending is ideal. Okay. Eagle view previous. Okay, I will give you an eagle view. बुक्स बता देंगे, कौन सी स्टडी करनी है, वो जब आप रिजल्ट हो जाएंगे ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी। आई गिव यू श्योरिटी कि जैसा मैं बता रही हूँ और ये सब चीजें जो हैं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो की है ना आपकी 2500, दिस इज वेरी 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 इकोनॉमिकल। आप इतने में कोई स्नातक नहीं आ सकता, ठीक है? सो हम ये समझ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें हम ना सिर्फ लोगों को वो रियल नॉलेज दे रहे हैं जिसको हमने पढ़ा, जिसकी मेहनत की एक कंट्रीब्यूशन भी हो रही है, और जहाँ तक ये की बात है तो ये बहुत मिनिमल है, फाइनेंशियल स्टेज इज वेरी वेरी मिनिमल, ठीक है? और लिबरल इक्वालिटी और रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन, नहीं, लिबरल इक्वालिटी की बात आते हैं और रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, ये एक टाइप है, तो मैं अपने क्वेश्चन को ना एड्रेस करना चाहूंगी। एक यहाँ टाइप हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगर आप सुन ले तो लिबरल फेमिनिज्म है और एक है रेडिकल फेमिनिज्म। लिबरल जो है वो चाह रहे थे कि हमें इक्वल राइट्स मिले, क्योंकि वो पढ़ रहे थे कि वो इक्वल राइट्स चाह रहे थे, पॉलिटिकल और लीगल राइट्स, इन दोनों को डिमांड कर रहे थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लिबरल चाहते थे कि आराम से ग्रेजुअल चेंज आते हैं, जो पहले सिस्टम है ना उसी को हम इवॉल्व कर लें, लेकिन रेडिकल ये चाहते थे कि सिस्टम और गदर पहले वाला खत्म ही हो जाए, हम न्यू सिस्टम लेकर आना चाहते हैं, ठीक है? ये दोनों एक ही पेज में आते हैं जी, तकरीबन दोनों एक ही पेज में आते हैं, क्योंकि बे जो था दोनों डिमांड राइट से कर रहे थे, लेकिन बे या उनका तरीका दोनों का अलग अलग था, ठीक है guys? Hope I answered your question. Okay, how many of you are willing to register